हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट में आज स्टार्ट करने वाला हूं। हम फर्स्ट पार्ट में ये देख चुके थे कि किस तरह से हमें अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स को याद रखना है, किस तरह से आपका फर्स्ट टाइम मैंने जंबल वर्ड्स बताया था और उसके अलावा फिर मैंने आपको किस तरह से नंबर सिस्टम के बेस पर आपको बताया था कि किस तरीके से वो सवाल आपके सॉल्व किए जाएंगे। तो हमने दो टाइप आपके देखे थे, इसके अलावा कई चीजें और बेसिक चीजें हमने समझी थी। तो आज हम नए पार्ट के साथ आज आए हैं जिसमें हम टाइप 3 से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से फिर वही दरखास्त करूंगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि निःशुल्क शिक्षा बच्चों को प्रदान कर रहा है ना। निःशुल्क शिक्षा से जुड़े हुए कई स्टूडेंट हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे जगह पर सिलेक्ट भी हुए हैं। तो मैं आप लोगों से दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये चैनल से आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो रेगुलर इससे जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आफ्टर दैट अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जैसा भला औरों का भी हो सके, आपको ये वीडियो मिल रहा है और आपको इससे बेनिफिट महसूस हो रहा है, तो ऐसा ही बेनिफिट दूसरे स्टूडेंट का भी हो, इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को, जो भी वीडियो यहाँ अपलोड हो रहे हैं उनको शेयर करना ना भूलें। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस चैनल से अपना स्नेह बनाए रखें और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा पार्ट। स्टूडेंट, हमने पिछले पार्ट में आपका देखा था कि हमने टाइप 1 और टाइप 2 देखा। अब टाइप 3 के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। टाइप 3 में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका 2 है एंड आपका 3 है। तो इसमें आपका इस क्वेश्चन में आपका कुछ चीजें हैं, बहुत ही इजी टाइप है ये, बहुत ही सरल टाइप है ये। बस आपको एक बार समझ लेना है। आप दोनों जो आपके और क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर आप अपने आप दे पाओगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो समझेंगे जरा। देखिएगा इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन आएगा किस तरह से, जो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल बेस में आएगा तो वो कैसे आएगा वो आपको समझना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा कि यदि चूहे को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर कहा जाए, शेर को बंदर कहा जाए, बंदर को हाथी कहा जाए और हाथी को कुत्ता कहा जाए। समझिएगा दोबारा से, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि चूहा को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर कहा जाए, शेर को बंदर कहा जाए, बंदर को हाथी कहा जाए और हाथी को कुत्ता कहा जाए। तो बताइए आपका हिरण को कौन खाएगा? क्वेश्चन है आपका कि बताइए इनमें से हिरण को कौन खाएगा। तो यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बस क्वेश्चन बहुत सरल है, आप आराम से समझ सकते हो इसको। ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं इस तरह के, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं और कई बार हम लोग रीजनिंग नहीं पढ़े हुए होते हैं या हमने कहीं नहीं क्वेश्चन देखा होता है तो हम लोग उस चीज को गलत करके आ जाते हैं। हम बिल्कुल दिमाग नहीं लगा पाते कि क्वेश्चन में है क्या, लेकिन बहुत ही सेकंड, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ आप आराम से निकाल पाओगे। देखिएगा अगर यहां देखा जाए तो बात की जा रही है कि हिरण को कौन खाएगा। तो सबसे पहले जो हम पहुंचेंगे वो हम पहुंचेंगे कि वास्तव में हिरण को खाता कौन है। तो वास्तव में हिरण को कौन खाता है आप लोगों को पता होगा। इसमें से सब में से देखा जाए तो एक शेर ऐसा आपका जानवर है जो आपका हिरण को खाता है। तो आपका शेर हिरण को खाता है। अब जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति आपके होते हैं गांव देहात मोहल्ले पड़ोस या कहीं भी आपने देखे होंगे व्यक्ति, तो कई बार एक व्यक्ति विशेष का नाम हवलदार रख देते हैं। हवलदार, दरोगा रख दिया किसी का नाम सिपाही रख दिया। तो ये सिर्फ उनके नाम होते हैं, लेकिन आदमी है, इंसान है वो। तो वैसे ही यहां पर खा कौन रहा है? खा रहा है आपका शेर। हिरण को कौन खाएगा? शेर। लेकिन उसे नाम से किससे पुकारा जा रहा है या उसे कहा क्या जा रहा है, उसका नाम क्या है, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो शेर को क्या कहा जा रहा है? शेर को आपका बंदर कहा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर कहा जाता है कि हिरण को कौन खाएगा तो आंसर देंगे हम, हिरण को खाएगा बंदर। थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, ये आप दे रहे हो कि बंदर आपका शेर को, वो जो हिरण है उसको खाएगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि क्वेश्चन में जो दिया गया है वो ये कहा गया है कि शेर को क्या कहा गया है? बंदर कहा गया है। और
शेर हिरण को खाता है, तो हिरण को कहा गया, वो जो आपका शेर है उसको कहा गया जा रहा है जो कि हिरण को खाता है, तो शेर को कहा जा रहा है आपका बंदर, तो हमारा आंसर रहेगा बंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, बहुत इजी है। आप देखिएगा, इसमें क्वेश्चन है आपका कि चोर को सिपाही कहा जाए, सिपाही को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए और वकील को मास्टर कहा जाए, तो बताइए यहां पर इलाज कौन करेगा। क्वेश्चन है आपका कि मरीज का इलाज कौन करेगा। तो आप लोग सबसे पहले यथार्थ पर पहुंचेंगे, सच्चाई पर पहुंचेंगे, यानी वास्तविकता क्या है। इलाज आपका मरीज का कौन करता है, तो इलाज आपका करता है मरीज का डॉक्टर, डॉक्टर इलाज करता है, सभी को पता है। तो इस स्थिति में अगर मरीज का इलाज डॉक्टर कर रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर, लेकिन यहां डॉक्टर को कहा क्या जा रहा है, डॉक्टर को कहा जा रहा है आपका वकील कहा जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा वकील, यानी जो पेशेंट है, जो आपका मरीज है, उसका इलाज कौन करेगा, वकील करेगा। इसी तरीके से हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इजी टाइप है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए इसमें। नर्स को जज कहा जाए, जज को नेता कहा जाए, नेता को आपका कारीगर कहा जाए, कारीगर कहा जाए और कारीगर को आपका नौकर कहा जाए, तो बताइए कि आपका किसी भी जुर्म की सजा कौन देगा। किसी ने जुर्म किया है तो उसकी सजा कौन देगा, तो यहां पर सबसे पहले वही देखेंगे हम कि सच्चाई क्या है, जो आपका जुर्म है उसकी सजा कौन देता है, जो आपका न्याय करता है वो कौन करता है, तो हमारा जुडिशियल है ना, वो किसके हाथों में रहता है, हमारे जज के हाथों में रहता है, तो यहां पर क्या है, जज। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जज होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जज को क्या कहा जा रहा है, जज को कहा जा रहा है आपका नेता, तो इस स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा कि जो आपका सजा है, किसी भी मुजरिम को सजा देगा, है ना, वो कौन देगा, आपका नेता देगा, क्योंकि जज को क्या कहा जा रहा है, नेता कहा जा रहा है। तो ये आपका तीसरा टाइप था। अब हम देखते हैं चौथा टाइप। स्टूडेंट देखिए, अब आपका फोर्थ टाइप के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। फोर्थ टाइप में आपका थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, और एक बार आप इस चीज को समझ गए तो दोबारा से इस चीज को रटने की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कुछ करना है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते चलिए, जितने भी आपके टाइप हैं वो आप समझते चलिए। मेरे हिसाब से अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं और पूरा वीडियो अच्छे से समझ लेते हैं, तो कभी भी इस ट्रिक को, कभी भी इस टाइपों को आप भूलेंगे नहीं, ये बात की गारंटी मेरी है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें करना क्या है, कैसे करना है, बस इस पर आपको गौर करना है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि टाइप 4 में क्या दिया गया है। यहां पर अगर हम समझें तो देखिएगा, इसमें कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन किस तरह से आएगा टाइप 4 में, मैं आपको बताता हूं। जैसे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने ये सीधे डायरेक्ट यहां पर उतार दिया है। क्वेश्चन कैसे रहेगा वो मैं पढ़ के बताता हूं आपको। जैसे कहा जाता है, यदि किसी कूटभाषा में, कूट लेखन और कूटवाचन आपका इसका हिंदी रूपांतरण है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि किसी कूटभाषा में बुक इज गोल्ड को 253 कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, किसी कूटभाषा में बुक आर ओल्ड को 253 कहा जा रहा है। उसी कूटभाषा में मैन इज ओल्ड को 546 कहा जा रहा है, और उसी कूटभाषा में ओल्ड इज गोल्ड को 547 कहा जा रहा है। तो बताइए इसका कोड क्या होगा। मतलब आपको इसका कोड निकालना है, उसका कोड जो नंबर में इधर दे रखा है वो आपको निकालना है। तो वो किस तरह से निकालेंगे थोड़ा सा समझेंगे। अगर आप लोगों की ये समझ में आ गया तो इस तरह के क्वेश्चन निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। तो देखिएगा, समझिएगा। पहली चीज, रीजनिंग में ये मत सोचिएगा आप कि बहुत ही मतलब इजी है, ये मत सोचिएगा, लेकिन ये भी मत सोचिएगा कि बहुत कठिन है, क्योंकि समझ में आ जाए तो इससे सरल सब्जेक्ट कोई नहीं है। आप लोग इजी वे में अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम्स में गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मैथ के इक्विवेलेंट ज्यादातर एग्जामों में आता है।
तो जहां पर मैथ है, जीएस है, ऐसे सब्जेक्ट हैं, थोड़ा सा आपको लगता है कि कई हमें रीजनिंग उसमें जीएस में याद करना है, हमें मैथ में थोड़ा ट्रिक आनी चाहिए, थोड़ा हमें हार्ड लग रहा है, लेकिन रीजनिंग को अगर आप समझ लेते हैं तो ये आपको बहुत ही आसान होने वाला है, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। तो यहां पे समझिएगा थोड़ा सा कि कहा जा रहा है बुक आर ओल्ड, तो आप ये मत सोचिएगा कि 2 इसका हो गया, 5 इसका हो गया और 3 इसका हो गया, नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं, मेरी हो भी सकता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, अगर हम इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहां पर आप लोगों को देखने की जरूरत यह है कि किस तरीके से हम इसके कोड निकाल सकते हैं, वो समझने की जरूरत है। तो आप लोग अगर यहां देखें तो ये देखेंगे सबसे पहले इधर और इधर आप कोड के जो भी दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है उसका कोड इधर दिया गया है, जाहिर सी बात है 1 2 3 आपके शब्द जो दिए गए, वर्ड्स दिए गए हैं वो 3 दिए गए हैं, और ऐसे ही यहां पर नंबर भी 3 दिए गए हैं, मतलब एक शब्द का 1 नंबर है। ये क्लियर है? तो यहां पर आप थोड़ा सा समझेंगे कि जहां पर भी आप यहां पर कॉमन देखेंगे और उस तरफ आप दूसरा आप नंबर कॉमन देखेंगे। जैसे मैंने कहा बुक्स आर ओल्ड, अब मैं दूसरी लाइन पर जब आता हूं तो मैं देख रहा हूं मैन, तो मैन यहां नहीं था, मतलब यहां पर मैन का नंबर होगा, यहां पर मैन का नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने कहा एज, तो एज यहां पर है, यहां पर नहीं था, इसका मतलब एज का कोड यहां पर पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। लेकिन अगर मैं आता हूं ओल्ड पर, तो आप देखिएगा कि ओल्ड यहां पर भी है और ओल्ड यहां पर भी है। बात समझ में आ रही है? ओल्ड यहां भी मिल गया आपको और ओल्ड यहां भी मिल गया, यानी एक आपको शब्द कॉमन मिल गया। इसका मतलब इसका कोड इसमें भी होना चाहिए, यहां पर भी और यहां पर भी को कोड होना ही चाहिए। देखेंगे हम इसमें कॉमन क्या है, देखिए 2 यहां पर नहीं है, 5 यहां पर है, 3 यहां पर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां इस तरफ आपका ओल्ड कॉमन है और इसमें आपका 5 कॉमन है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम निकाल सकते, लेकिन हमें निकाल तो भैया इसका निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसका देखते हैं। अब मैंने बता दिया आपको निकालना, मैं अभी बता रहा हूं, सभी का निकालना बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे निकालें, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक कैसे बताएं, वो पहले मैं सभी का बता रहा हूं कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं, कैसे जाने कि किसका कोड क्या है। अब हम बात करेंगे मैन की, तो मैन यहां नहीं है, इज यहां है, इज यहां भी है, ओल्ड यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओल्ड और गोल्ड यहां अलग है, यहां मैन और ओल्ड अलग है, लेकिन इज इन दोनों में कॉमन है। तो इसी तरह से हमने जैसे ओल्ड का निकाला वैसे ही हम अब इज का आराम से निकाल लेंगे, और यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। देख लेते हैं कि क्या है। यहां पर देखिएगा इसमें 5 यहां भी कॉमन है, तो देखिए 5 यहां भी कॉमन है, तो इसका मतलब देखो ओल्ड यहां भी आ गया ना, ओल्ड यहां भी आ गया, तो इसका मतलब ये और ये आपका कॉमन हो गया, तो इसका मतलब हमें ये क्लियर हो गया कि ओल्ड का क्या है, 5 है। अब आ जाते हैं इसका, तो इसका इसमें होना चाहिए और इसमें होना चाहिए, यानी इसमें और इसमें, तो इसमें आप देखें तो आपका क्या है 4, और इसमें भी क्या है 4, बाकी 6 और यहां 7 है, यानी यहां पर 4 और 4 कॉमन है। अच्छा, मैंने आपको ओल्ड का क्यों निकलवाया, अब समझिएगा, अगर मैं सिर्फ इसमें और इसमें कंपैरिजन करता तो यहां पर इज ओल्ड और यहां पर भी ओल्ड इज, यानी दोनों ही आपके शब्द यहां मौजूद थे, यानी दोनों के कोड भी इधर मौजूद होंगे। देखिए कोड है 5 भी यहां मौजूद है, यहां भी मौजूद है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, लेकिन ओल्ड यहां पर भी मौजूद है जबकि इज यहां पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ओल्ड का कोड यहां पे भी रहेगा लेकिन इसका कोड यहां नहीं रहेगा। तो हमने ओल्ड का कोड आपका तीनों में कॉमन होते हुए निकाल लिया कि इसका कोड 5 है, और इन दोनों में हमने कॉमन देखा कि 5 के अलावा इन दोनों में कॉमन आपका 4 है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया कि आपका इसका आपका जो कोड या नंबर रहेगा या आंसर रहेगा वो आपका 4 रहेगा। तो ABCD आंसर लगा हुआ है, इसमें हम आंसर कर देंगे कि आपका आंसर आ जाता है A यानी 4। तो अगला एग्जाम्पल एक बार और देख लेते हैं हम, कौन सा एग्जाम्पल आपका एक और करा के मैं दिखा देता हूं कि किस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए हम देख लेते हैं टाइप 4 में एक और एग्जाम्पल जिसमें आपको समझना है कि किस तरह से ये सवाल किया गया है और इसमें क्या पूछा गया है। तो देखिएगा, अगर यहां पर बात की जाती है कि वही आपका क्वेश्चन आएगा कि किसी कूटभाषा में ऊषा इज प्लेइंग कार्ड को CPO
के आई TOP और MA कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आशा इज प्लेइंग टेनिस को कोप जा की माँ कहा जाता है, और अगर उसी कूट भाषा में दे आर प्लेइंग फुटबॉल को की नो सो हो कहा जाता है, और कार्ड्स एंड टेनिस को पो टॉप कौन कहा जाता है। तो बताइए टेनिस, कार्ड और इज का कोड क्या होगा। तो यहां पर 3 कोड हमने निकलवाए। तो अब देखिए, अब मैं बेसिक नहीं बताऊंगा ज्यादा, आप सीधे डायरेक्ट लेके चलेंगे। अब हम समझेंगे सबसे पहले कि आपका टेनिस कहां है। तो टेनिस को सबसे पहले हम देख लेंगे। देखिएगा, टेनिस आपका जो दिया गया है वो आपका दिया गया है यहां पर, ठीक है, टेनिस दिया गया है यहां पर। तो ये आपका टेनिस दिया गया है, इसके अलावा टेनिस दिया गया है आपका यहां पर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है टेनिस इसमें दिया गया है, टेनिस इसमें दिया गया है, तो इनके कोड भी इन दोनों में ही होंगे। तो देख लेते हैं, कोप है यहां पर, कोप है यहां पर, इसका मतलब ये कॉमन है। आगे देख लेते हैं, जा नहीं है, की नहीं है, मां नहीं है, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है, सिर्फ आपका कॉमन है टेनिस, यानी आपका टेनिस का आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कॉप। तो इस तरीके से ये आंसर हम आराम से निकाल लेंगे। हमारा आंसर इसका निकल के आ गया कि टेनिस का आंसर क्या है, कॉप है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें, ये देखा जाए, दूसरा आपका पूछा गया है कार्ड। तो देखिएगा, कार्ड्स आपका यहां पर अवेलेबल है, कार्ड्स हमारा यहां अवेलेबल है, इसका मतलब कोड भी आपका इसी में होगा, इसी लाइन में होगा। तो हम देख लेते हैं कार्ड्स यहां के अलावा कहां पर है। तो कार्ड्स यहां के अलावा यहां पर प्रेजेंट है। तो अब इस लाइन में और उस लाइन में हम देखेंगे कि कॉमन क्या दिया गया है, जिसमें से कोप आपका हट चुका है। तो आपका 2 बचा, पो है यहां पर, नहीं है, टॉप है यहां पर, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टॉप हमारा कॉमन मिल गया, और इसी तरीके से हमारा कार्ड्स भी कॉमन मिल गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा कार्ड्स का आंसर हो जाएगा टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं तीसरा आपका जो ऑप्शन है, वो है आपका क्वेश्चन आपका, वो आपका इज का है। तो इज देखेंगे, आपका इज यहां कॉमन है और इज आपका यहां कॉमन है। तो यहां देखेंगे इन दोनों में आपका क्या क्या कॉमन बचा है आपका, देखिएगा यहां हम देखें तो यहां पर आपका इज, आपका COP कहीं भी कॉमन नहीं है, KI यहां के अलावा यहां कॉमन है, बिल्कुल इस भी यहां अवेलेबल है और ये भी है। लेकिन हम नेक्स्ट ऑफ देखते हैं, तो हम देखते हैं MA यानी प्लेइंग भी यहां पे कॉमन दिख रहा है। तो क्या हम इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये कहीं और कॉमन और मिल जाता है तो क्वेश्चन को सॉल्व हम कर लेंगे। तो देखिएगा, प्लेइंग आपका तीसरी लाइन में कॉमन मिल जाता है, यानी आपका की और मां में से जो भी आपका ऑप्शन तीसरी लाइन में अवेलेबल होगा वो आपका प्लेइंग का हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ आपका इज का हो जाएगा। तो देख लेते हैं, यहां पर देखिएगा की और की, यानी तीनों में कॉमन क्या है, की है। और इसके अलावा अगर हम देखें MA मां यहां पर 2 जगह है, तीसरी लाइन में आपका मां अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहां पर इस लाइन में इज भी अवेलेबल नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इज का आपका कॉमन यहां पर आपका पाया गया MA यानी मां। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका MA हो जाएगा। मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसी स्थिति ना बनती कि आपका चौथी लाइन, वो जो आपका तीसरी लाइन है, इसमें आपका प्लेइंग कॉमन नहीं पाया जाता, तो यहां पर क्या रहता है कि इज और प्लेइंग दोनों कॉमन रहते और इनके कोड भी इनमें कॉमन हो जाते। तो इस स्थिति में हम आंसर कैसे करते, तो देखिए यहां इस स्थिति में तो आपके जो ऑप्शन आएंगे उसमें आपको देखिए 4 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि या तो आपको इन दोनों में से एक कोई आंसर दिया होता है तो आप निश्चित तौर से उसको लगा पाएंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर उसमें आया क्वेश्चन में कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका के, तो वहां पर आपका अगर वही ऑप्शन अवेलेबल है और मां वहां अवेलेबल नहीं है, तो उस स्थिति में आप आंसर KI कर दोगे, यानी की कर दोगे। अगर मां भी अवेलेबल है और KI भी अवेलेबल है सेकंड ऑप्शन में,
तो आपका थर्ड ऑप्शन उस क्वेश्चन में जरूर दिया होगा। यानी थर्ड ऑप्शन किस तरह से रहेगा? थर्ड ऑप्शन रहेगा KI/MA। यानी पहला आपका ऑप्शन रहा KI, दूसरा आपका ऑप्शन रहा MA और तीसरा आपका ऑप्शन रहा KI/MA और चौथा आपका ऑप्शन कोई भी आपका दे दिया उसने, तो आपका ये तो ऑप्शन निकल ही गया। अब आपका ये ऑप्शन बचता है। तो इस स्थिति में ना तो आप आंसर इसको कर पाएंगे क्योंकि डिलेमा की स्थिति है, आपको कंफ्यूजन रहेगा कि आंसर ये है या ये है। तो इस स्थिति में हम आंसर इसको लगा देंगे कि या तो की या तो मां। कब होगा ऐसा? जब होगा जब यहां पर तीसरी स्थिति में यहां कॉमन ये ना होता, तब की स्थिति में। वहां पर आपका फर्स्ट लाइन में इट और प्लेइंग कॉमन है, सेकेंड लाइन में भी वही कॉमन है और थर्ड लाइन में आपका प्लेइंग ना होकर कुछ और होता, ये नहीं मिलता। तो उस स्थिति में हम की और मां में से डिसाइड नहीं कर पाते कि आंसर क्या है। अगर आपके ऑप्शंस में से इनमें से एक कोई आंसर सिंपली दिया हुआ है तो उसे आंसर कर देंगे। अगर दोनों ही वहां ऑप्शन अवेलेबल हैं तो हम तीसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे जिसमें आपका या तो ये या तो वो, इस तरह का ऑप्शन आपका दिया हुआ होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। ये आपका टाइप है, मेरे हिसाब से समझ में आया हुआ। अगर आप लोगों को समझ में इस टाइप में कोई कंफ्यूजन आता है या किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन आता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट टाइप जो है वो आपका टाइप नंबर 5 हम देख लेते हैं। देखिएगा टाइप नंबर 5। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपका टाइप 4 देख लिया कोडिंग डिकोडिंग का। अब मैं आपको टाइप 5 के साथ लेके चलता हूं। कुछ इस तरीके से आपका टाइप 5 रहेगा। टाइप 5 में आपका एक सारणी मैं बता रहा हूं, सारणी बनी हुई आएगी। इस तरह से एक फिगर बन के आएगा, ये आपका क्वेश्चन में आएगा और उस फिगर के साथ कुछ शर्तें होंगी। तो वो शर्तें हैं, उनके अनुसार हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं इन शर्तों के आधार पर इस सारणी के अनुसार, लेकिन उनके ऑप्शन नहीं लिखे हैं। हम डायरेक्ट यहाँ आंसर करेंगे तो चीजों को समझेंगे ये क्वेश्चन आपके सॉल्व किस तरह से किए जाते हैं। तो देखिएगा जरा, पहले ये सारणी आपको समझनी है। इसमें क्या है, आपका अंक और प्रतीक दिए हुए हैं, यानी ऊपर आपके नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं, जिनको किसी आपके अक्षर के कोड से डिफाइन किया गया है। यानी इस जब 5 आएगा तो उसका कोड रहेगा B, ऐसी 9 आएगा तो उसका कोड रहेगा E। तो इस तरीके से आपको कोड डिफाइन करने हैं। अब इसमें नियम और शर्तें क्या रहती हैं वो आप देख लीजिएगा। मैंने यहाँ शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दिया है नियम और शर्तों को, तो समझिएगा। जैसे पहली शर्त है आपकी कि पहला यूनिट सम हो। अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पहला यूनिट क्या हो, सम अंक हो, तो अंतिम यूनिट प्रतीक हो। तो क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि पहला यूनिट आपका सम अंक है और अंतिम आपका प्रतीक है, तो उस कंडीशन में प्रतीक का कोड, यानी दोनों जगह प्रतीक के कोड से ही डिनोट उसे किया जाएगा। समझ रहे हैं? दोनों जगह क्या आएगा, प्रतीक का कोड आएगा। ये आपकी शर्त नंबर 1 कहती है। कब कंडीशन बनेगी? कंडीशन तब बनेगी जब पहला यूनिट सम अंक और अंतिम प्रतीक होगा तब। दूसरी कंडीशन आपकी है कि पहला यूनिट आपका विषम अंक हो और अंतिम आपका सम अंक हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें कोड परिवर्तित हो जाएंगे। यानी सम का कोड विषम की जगह और विषम का कोड सम की जगह पर हो जाएगा। यानी कोड आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, एक दूसरे की जगह एक दूसरे के कोड चले जाएंगे। तीसरी शर्त जो कहती है वो ये कहती है कि पहला व अंतिम दोनों ही अगर आपके प्रतीक होते हैं तो दोनों को आपका एक्स से डिफाइन किया जाएगा। किससे डिफाइन किया जाएगा? एक्स से डिफाइन किया जाएगा। तो यहां पर आपको ये चीज समझने की है। इन शर्तों के अनुसार हमें क्वेश्चंस को करना है। तो चला देख लेते हैं किस तरह से हम करेंगे इन क्वेश्चंस को। बहुत ही इजी है, आप एक बार समझ जाएंगे, आराम से निकाल सकेंगे इनको। देखिएगा यहां पर अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिएगा @ आपका सिंबल दिया हुआ है। सिंबल पहला आपका क्या आ गया, सिंबल आ गया, और उसके बाद आपका 9 जो डॉलर साइन 2 6 आपका दिया हुआ है। तो इसमें आपको ये समझना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिएगा इसमें आप नियम शर्तें हम लगा के देखेंगे। पहली नियम शर्त क्या है कि पहला यूनिट सम अंक हो। तो यहाँ सम तो है नहीं, बात खत्म हो जाती है पूरी, हमें शर्त से कोई मतलब नहीं है। हम पहली बात से शुरुआत करेंगे, अगर जो अप्लाई हो रही है तो हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्या है कि पहला यूनिट विषम अंक हो। तो पहला यूनिट विषम अंक भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिंबल है।
तो ये भी शर्त काम नहीं कर रही। यहां पे अब आता है आपकी तीसरी और अंतिम शर्त। पहला और अंतिम दोनों ही क्या हो? प्रतीक हो। क्या हो? प्रतीक हो। तो देखिएगा, पहला तो आपका प्रतीक है, लेकिन क्या अंतिम प्रतीक है? क्या नहीं है। बिल्कुल सही। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब दोनों ही प्रतीक नहीं है, पहला समंक भी नहीं है, पहला विषमंक भी नहीं है, यानी तीनों शर्तें यहां पर लागू नहीं हो रही हैं। अब ऐसी स्थिति जब आती है कि तीनों शर्तें लागू नहीं होंगी, तो हमें शर्तों से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कंडीशन अप्लाई कभी होगी जब कंडीशन बनेगी, तो कंडीशन बनी नहीं, अप्लाई होगी नहीं, शर्तों से हमें कोई मतलब होगा नहीं, क्वेश्चन को ज्यों का त्यों सॉल्व कर देंगे। यानी आपका @ का आप देखिएगा, आपका कोड क्या है? P, तो आपका P आ जाएगा, आपका 9 का है E आ जाएगा, 1 का है F आ जाएगा, $S, 2 R और 6 का J, यानी आपका आंसर हो जाएगा PEFSRJ। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट में देखिएगा, पहला आपका विषम अंक आ गया। तो अभी हमने शर्त नंबर 2 देखी थी, उसमें पहला अंक क्या था? विषम था। बिल्कुल सही। अब पहला विषम है और अंतिम की बात क्या हो रही थी? सम की बात हो रही थी। अंतिम देख लेते हैं, समय क्या नहीं है, यानी दोनों कैसे हैं? विषम अंक हैं। ऐसी कोई शर्त ऐसा नहीं कहती, कोई भी शर्त इसके ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि यहां पर दोनों विषम अंक हैं, पहला भी और अंतिम भी। तो कोई शर्त इस पर बात नहीं कर रही है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसे नॉर्मल ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे। यानी 3 आपका है वो आ जाएगा K, 8 का आपका आ जाएगा D, 7 का आपका आ जाएगा M, और जो आपका हेड है उसका आ जाएगा T, कॉपीराइट साइन का आपका A आ जाएगा, और 9 का आपका आ जाएगा E। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा K, D, M, C, A, E। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए दोनों क्वेश्चन करें, तो दोनों क्वेश्चनों में आपकी कोई भी शर्त लागू नहीं हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपका आ जाता है C। तो पहला समंक, पहली शर्त के बारे में बात करें तो समंक की बात कर रही थी, इसका मतलब ये शर्त लागू हो सकती है। तो देख लेते हैं शर्त लागू हो रही है कि नहीं। पहला क्या है? समंक, और अंतिम क्या हो? प्रतीक। बिल्कुल सही, ये शर्त यहां लागू हो गई। और इस शर्त के अनुसार क्या होना है? इस शर्त के अनुसार होना है कि प्रतीक के कोड के साथ दोनों को कोड बंद कर देना है। यानी आपका जो डेल्टा का आपका जो कोड है वो आपका कोड आ जाएगा, यानी आपका इसका कोड क्या है? B है। यानी आपका समंक की जगह B आएगा और इसकी जगह B आएगा। उसके अलावा ज्यों का त्यों हम रख देंगे, यानी @ का P, 3 का K, 1 का F और 2 का R हो जाएगा। यानी और कोड जो के त्यों आ जाएंगे। सिर्फ कोड किसके चेंज होंगे? कोड आपके चेंज होंगे, पहले और अंतिम जो भी अंक हैं आपके, जो आपके सिंबल हैं, है ना, चाहे विषम अंक हो या सम अंक हो, उनके कोड चेंज होंगे शर्तों के अनुसार, और बाकी के जो भी कोड है वो जो के त्यों आएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, यानी D पर। तो देखेंगे कि दोनों ही आपके क्या है? पहला और अंतिम, क्योंकि सब में बात हुई है, पहले और अंतिम के बारे में बात हो रही है। तो हम डायरेक्ट अब सीधे सीधे देख लेते हैं कि पहला और अंतिम क्या है। तो पहला भी सिंबल है और दूसरा भी, वो जो अंतिम है वो भी क्या है? सिंबल है। बिल्कुल सही। तो ये आपका दोनों ही सिंबल हैं। तो इस स्थिति में आपकी शर्त नंबर 3 लागू हो रही है। पहला और अंतिम दोनों क्या हो? प्रतीक हो। बिल्कुल। तो इस स्थिति में क्या होगा? दोनों ही आपका किससे? X से, यानी ये भी X और ये भी X, इससे कोड बंद करे जाएंगे। बाकी के हमारे ज्यों के त्यों 4 का आपका I आ जाएगा, 1 का आपका F आ जाएगा, 8 का D आ जाएगा और 7 का M आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी है, आराम से हम कर पाएंगे इसको। अंतिम आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, पहला आपका विषम अंक और अंतिम आपका सम अंक, यानी शर्त नंबर आपकी 2 इस पर लागू हो रही है। पहला विषम और अंतिम सम अंक हो, तो कोड परिवर्तित हो जाएंगे। कोड परिवर्तित हो जाएंगे यानी क्या होगा? यहां पर जो अंतिम आपका अक्षर है, वो सॉरी अंक है, आपका सम अंक है, उसका कोड विषम के साथ हो जाएगा और विषम का सम के साथ बन जाएगा। यानी हम सबसे पहले देंगे 6 का कोड क्या है, 6 का कोड क्या है? 6 का कोड है आपका J, तो J आपका आ जाएगा यहां पर। दूसरा आपका कोड है, हम देखेंगे 9 का, तो 9 का कोड है आपका E, वो आपका आ जाएगा यहां। और इसके अलावा जो भी आपके कोड हैं वो ज्यों के त्यों रख दिए जाएंगे। यानी 1 का आपका F आ जाएगा, 2 का आपका R आ जाएगा
4 का आपका आई आ जाएगा और डेल्टा का आपका वी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप कि ये आपको टाइप पसंद आया होगा और बहुत सरलता से आप लोगों ने इसको समझ भी लिया होगा। चलिए अंतिम और हमारा लास्ट जो भी आपका टाइप 6 है उसे हम देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं टाइप 6 को। देखिए टाइप 6 जो रहता है वो आपका रहता है अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट पर आधारित, यानी आपका जो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है वो किस तरह से रहेगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एक बहुत ही इजी और आपका एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसको आप आराम से समझ पाएंगे और क्वेश्चंस को उसी तरीके से कर पाएंगे। इसी तरीके से आपके टिपिकल क्वेश्चंस भी आएंगे तो भी आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस क्वेश्चंस में या इस तरह के टाइप के क्वेश्चंस आते कहते हैं और वो किस बेसिस पर आधारित रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन आया सी इज प्लेइंग, क्रिकेट को क्रिकेट इज प्लेइंग सी लिखा जाता है, तो बताइए ही इज अ गुड बैट्समैन को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर समझने वाली बात है, अभी आपका दिमाग जा रहा होगा कि अभी हमने कॉमन लेकर एक क्वेश्चन किया था, उस तरह का एक क्वेश्चन है कि नहीं है, लेकिन उसमें आपका कई सारे आपके एग्जाम्पल दिए गए थे। सिर्फ एक लाइन के आधार पर आप कॉमन नहीं निकाल सकते या उसको अरेंज नहीं कर सकते। यहां पर दूसरी एक देखने वाली स्थिति ये भी है कि ये जो आपके वर्ड्स दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, उनको ही अरेंज कर दिया गया है किसी एक ढंग से, किसी एक पैटर्न से। तो वो हम समझेंगे कि वो पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से ये सवाल आपके होते हैं। तो देखिएगा, देखिए जो आपका ये टाइप है ये आपका नाम दिया गया है अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में नाम दिया गया है मैंने। जो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है उसके हिसाब से इसका हुआ है अरेंजमेंट। तो वो होता कैसे है वो समझने की बात है। देखिए ये आपका अरेंजमेंट मेरे हिसाब से, मैं जो बताऊंगा उस हिसाब से 2 प्रकार का मैंने रखा हुआ है। एक आपका रहता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंजमेंट और दूसरा है आपका न्यूमेरिक ऑर्डर अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंजमेंट किस तरीके से होता है और कैसे ये किया जाता है। तो इसमें आपकी 2 चीजें हैं, एक आपका है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। जो आपका अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट हुआ है इसमें आपका 2 तरीके से अरेंजमेंट होगा। कैसे कैसे होगा, एक आपका असेंडिंग वे में होगा और एक आपका डिसेंडिंग वे में होगा। हिंदी में अगर बोले तो अवरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, यानी असेंडिंग यानी आरोही और डिसेंडिंग मतलब अवरोही। तो ये आपका जो क्रम है इसको आपको करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो किस तरह से अरेंज हुआ है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम यही अरेंजमेंट देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट हुआ है क्या। अगर ऐसा हुआ है तो फिर अब देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां पर सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम नंबर डाल देंगे। मैंने नंबर आपको याद कराए हुए हैं, अब ये मत बोलिएगा कि नंबर याद नहीं है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से पार्ट 1 में नंबर को मैंने याद कराया, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से आपके अल्फाबेट के नंबर को याद करना है। और अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत आप उस लिंक पर जाइए और वो वीडियो पहले देखिए, उसके बाद इस चीज को आप आराम से समझ पाएंगे या निकाल पाएंगे। देखिएगा, अगर हम इसका अल्फाबेट पहले मतलब शब्द का पहला अल्फाबेट है उसका हम नंबर लेंगे तो इसमें देखते हैं तो एस यानी एस का जो नंबर रहेगा वो आपका नंबर रहेगा 19, क्या रहेगा 19। और उसके बाद आता है आई का रहेगा आपका 9, इसका रहेगा 16, इसका रहेगा 3। किसका, ये सी का है, ये पी का है, ये आई का है और ये एस का है। ये हमने नंबर यहां पर ले लिए। अब हम देखेंगे कि इनका अरेंजमेंट कैसे हुआ है। तो देखो, अगर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट हुआ है तो पहला अरेंजमेंट मैंने बताया कि असेंडिंग ऑर्डर होगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से आपका बढ़ता हुआ क्रम। तो ये क्या है, आरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब उल्टा क्रम, यानी 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 इस तरीके से। तो ये आपका उल्टा क्रम हो गया, यानी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये आपका उल्टा क्रम हो गया। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें असेंडिंग अरेंजमेंट हुआ है या डिसेंडिंग अरेंजमेंट हुआ है, ये हम देखेंगे। तो ये कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं इधर की साइड में भी। तो यहां हम नंबर लिख रहे हैं, यहाँ 3
9, 16 एंड 19। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा नंबर आया है। तो इससे पता चलता है कि यहां पर आपका जो अरेंजमेंट हुआ है वो आपका असेंडिंग अरेंजमेंट हुआ है, ना कि डिसेंडिंग अरेंजमेंट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आराम से इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। किस तरह से कर पाएंगे? यहां पर हम जो भी नंबर हैं वो आपको देते हैं और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 8 आपका ऐड का रहेगा, 9, 1, 7 एंड 2। तो हमें किस तरह से अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करना है इसको। तो आराम से सबसे पहले हम छोटा लेंगे यानी ए, उसके बाद बैट्समैन आ जाएगा आपका, और उसके बाद आपका 1, 2 के बाद देखिए 7, 8 और 9 यानी गुड, ही और उसके बाद इट। तो इस तरह से आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि आपका आंसर इसका रहेगा बैट्समैन, गुड, ही, इट। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आगे आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि अगर सी इज प्लेइंग क्रिकेट को सी प्लेइंग इज क्रिकेट लिखा गया है, तो इसमें से भी हम जल्दी से नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पर 19, 9, 16 एंड 3। तो 19, 16, 9 एंड 3। तो ये देखेंगे कि सबसे पहले बड़ा नंबर और उसके बाद छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर और सबसे छोटा नंबर। यानी ये जो अरेंजमेंट हुआ है ये आपका डिसेंडिंग अरेंजमेंट है, और आपका ये डिसेंडिंग अरेंजमेंट हम इसमें भी लगाकर देख लेंगे। इसको हम कैसे कर लेते हैं देखिएगा, इसका भी हम नंबर इसी तरीके से कर लेंगे और अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे डिसेंडिंग नंबर से। तो डिसेंडिंग नंबर में सबसे पहले हमारा बड़ा नंबर आएगा, बड़े नंबर के बाद छोटा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है? इट है, ए, उसके बाद ही, उसके बाद गुड, उसके बाद आपका बैट्समैन एंड आफ्टर दैट आपका ए आ जाएगा। यानी एट, ही, गुड, बैट्समैन आपका आ जाएगा। तो ये आपका जो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट हो गया वो डिसेंडिंग वे में हो गया। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें ही आपका न्यूमेरिक ऑर्डर और देख लेते हैं, उसके बाद ये टाइप खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं हम न्यूमेरिक ऑर्डर। ओके स्टूडेंट, तो इसी टाइप 6 में हम अगला पार्ट देखे लेते हैं। हमने अभी समझा कि किस तरह से अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग आपका ऑर्डर रहेगा और किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, किस तरीके से हम इनको देखेंगे कि यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर है और यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये आराम से इजी वे में हम समझ पाएंगे। अब देख लेते हैं आपका कि जो आपका न्यूमेरिक ऑर्डर है वो किस तरह से रहेगा, वो आप लोग समझिएगा। थोड़ा सा यहाँ देखिएगा कि जब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर नंबर आपका 19 इसका है, 9 इसका है, 16 इसका है और 3 इसका है। अब वहां नंबर डाल के देखिए तो 9, 3, 19 एंड 16। अब देखिए यहां पर हमने सबसे पहली चीज जो देखनी है वो यही देखनी है कि आपका असेंडिंग ऑर्डर हुआ है या डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ है। तो देखिए 19 है, 9 है, 16 है, 3 है। तो सबसे पहले छोटा अक्षर आना चाहिए। तो देख लेते हैं सबसे छोटा अंक आया है क्या, अक्षर आया है क्या? नहीं आया, यानी 3 पहले आना चाहिए था, नहीं आया। तो फिर हम देखते हैं क्या सबसे बड़ा अक्षर आया है क्या? तो 19 आना चाहिए था, वो भी नहीं आया। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में ये होगा कि यहां पर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब कोई और अरेंजमेंट हुआ है जिसको हमें समझना है। यानी दूसरा अरेंजमेंट हमने क्या बताया, वो है आपका न्यूमेरिक अरेंजमेंट। तो देखिएगा और समझिएगा यहाँ पर। देखिए अब इस स्थिति में हम इन नंबर्स को क्या करेंगे, हटा देंगे। इन नंबर्स का कोई काम नहीं है क्योंकि यहां पर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट असेंडिंग या डिसेंडिंग से नहीं हुआ है। तो उस स्थिति में आप देखिएगा हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नंबर देंगे। तो 4 आपके शब्द हैं, वर्ड्स आपके 4 हो गए, तो 4 हो गए। इसी तरीके से अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, इनको जो नंबर दिया हुआ है उसी नंबर को हम वहां लिख देंगे। जैसे इसको हमने दिया है 2, ठीक है, क्रिकेट को हमने दिया है 4, सी को दिया है हमने 1 और प्लेइंग को दिया है हमने 3।
यानी यहां पे एक कोड बना आपका, यहां कोड बना आपका 2 4 1 3। ये आपका अरेंजमेंट इस तरह से हुआ है। वहां पर देख लीजिएगा, देखिएगा सी जो पहले नंबर पे था वो कहां पहुंच गया, आपका तीसरे नंबर पे पहुंच गया, तो उसका हमने नंबर दे दिया, तो यहां तीसरे नंबर पे आपका सी आ गया, ये नंबर इसका है। तो ये आपका अरेंजमेंट इस तरह से कर लेंगे, यानी जो नंबर हमने यहां दिए हैं वही नंबर यहां डालेंगे और देखेंगे कि क्या कोड बन रहा है। तो कोड आपने देखा 2 4 1 3 बन गया। तो यही आपका इस तरह से सॉल्व करने का आपका तरीका हो गया। यहां पर हम इसको भी 1 2 3 4 और 5। अब देखिए यहां पर एक चीज मैंने जानबूझ के ये की है, तो यहां पर आपको समझने की है। जब भी आपका ऊपर का क्वेश्चन न्यूमेरिक में रहेगा, वह नंबर में जितने आपके शब्द रहेंगे यानी वर्ड्स रहेंगे, उतने ही शब्द आपके नीचे आने चाहिए। अगर न्यूमेरिक में है तो आपके शब्द उतने ही आएंगे, अर्थात हमें कुछ ना कुछ यहां से गायब करना पड़ेगा। अब हमारा इक्विवेलेंट हो गया, बराबर हो गया, यानी आपका अब 3 और 4, क्योंकि ऊपर 4 शब्द थे तो नीचे भी कितने शब्द रहने चाहिए, 4 शब्द रहने चाहिए। ये मैंने जानबूझ के रखा था क्योंकि समझाने का था। आपका अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा, तो उसमें कितने भी शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप न्यूमेरिक में बात करेंगे तो जहां पर ऊपर जितने आपके शब्द दिए हुए हैं, क्योंकि कोड आपका ये बना है ना, पहले दूसरा आएगा, फिर चौथा आएगा शब्द, फिर पहला शब्द आएगा, फिर तीसरा शब्द आएगा, तो आपका 4 का अरेंजमेंट हुआ है, 4 शब्दों का अरेंजमेंट हुआ है। तो वैसे ही आपके शब्द जो 4 हैं वही आपके क्वेश्चन में पूछे जाने चाहिए। तो आपका ये हो गया। अब क्या करना है, हमें अरेंजमेंट किस तरह से करना है, 2 सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 2 पे क्या लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, यानी आपका यहां पर इज आ जाएगा। उसके बाद 4 नंबर यानी बैट्समैन आ जाएगा, समझ गए। और उसके बाद पहला नंबर यानी ही आ जाएगा, और उसके बाद आपका तीसरा नंबर यानी गुड आ जाएगा। यानी आपका आंसर हो गया ए बैट्समैन ही गुड। तो इस तरीके से ये हमने टाइप सॉल्व कर लिया, यानी न्यूमेरिक जो आपका टाइप रहेगा उसको हम इस तरह से नंबर देकर एक कोड बना लेंगे और उस कोड के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। किसी भी टाइप में अगर कोई दिक्कत आई है आपको तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैं आपका कोशिश करूंगा कि आंसर आपको जल्दी से जल्दी दूं, ठीक है। और फिर दोबारा से मेरी एक ही इल्तिया रहेगी कि जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके साथ साथ दूसरे का भी भला हो। जब तक आप अपना भला करने के साथ दूसरे का भला नहीं करेंगे तब तक आपका भला नहीं होगा। आप अगर नेगेटिव सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी। पॉजिटिव सोचिए, अपने साथ दूसरों के साथ भी ये चीज शेयर करिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है, दूसरों के देखने लायक है, उसको हेल्प हो सकती है, तो बिल्कुल शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुफ्त शिक्षा आपको मिलती रहे इस प्लेटफॉर्म से, मुफ्त शिक्षा प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहें। केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग हमेशा जुड़े रहें, मेरी यही कामना है। और आपको कोशिश करूंगा कि अदर सब्जेक्ट में भी अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। आई होप वो आपको पसंद भी आ रहे होंगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।